वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी ताकि आप वह वीडियो देख सके। उसको देखने के पश्चात ही यह वीडियो आप देखिएगा। उस वीडियो में हमने पहले की जो पेपर 1 की 5 यूनिट है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब बाकी बची हुई आगे की 5 यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले जो चीज़ें डिस्कस की उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये सफलता की ओर ले जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखी थी जो कि आपको विस्तार से समझाई भी थी। बाकी एग्ज़ाम का ट्रेंड हमने देखा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है उसकी जो सिलेबस की जो आगे की 5 यूनिट है उसमें से प्रथम यूनिट और इसके महत्वपूर्ण बिंदु और यहाँ पर बुक्स के बारे में समझा था। उसके बाद दूसरी यूनिट जो इतिहास की है उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा हमने। उसके बाद में तीसरी यूनिट जो मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित है वह देखी। उसके बाद चौथी यूनिट भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके बारे में देखा और समझा कि आखिर हम कैसे तैयारी करेंगे। साथ ही हमने अगली 5वीं यूनिट के पार्ट और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था वाली यूनिट को देखा और समझा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें अब 6वीं यूनिट के बारे में देखना और समझना है कि आखिर हम किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी एक रणनीतिक रूप से की जाए तो यह काफ़ी सरल एग्ज़ाम पड़ती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करेंगे या अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे तो यह एग्ज़ाम काफ़ी महंगा पड़ने वाला है आप लोगों को। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर पूछिएगा जिनका काफ़ी समय से प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। वह या तो अपने मार्ग से भटके हुए हैं या फिर गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर 6ठी यूनिट की बात की जाए हमें यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की सिलेबस में, तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 दिया है। उसके साथ संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था आदि के बारे में विवेचन किया गया है। दोस्तों, आपको एक बात पहले ही बता दूं, आपको सिलेबस के सभी टॉपिक का ध्यान से देखना है। इन टॉपिक के अनुरूप ही जो मैं बुक के रेफरेंस बता रहा हूं उनसे आपको तैयारी करनी है। इनका कोई भी पार्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। जैसे संविधान सभा दिया है तो संविधान सभा की जब से स्थापना हुई वहां से लेकर संविधान निर्माण तक की सारी प्रोसेस को आपको विधिवत तरीके से देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, इन सभी बैंकों के बारे में आपको पढ़ना है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज और जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है यहाँ पर, उनके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। यह अर्थशास्त्र का पार्ट है, आगे के 2 टॉपिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तैयारी करने की तो सीधे और सरल एवं डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एकदम सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान में राष्ट्रपति के पास महाभियोग लगाने की शक्ति है, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे संविधान संशोधन सीधे पूछे जाते हैं, अनुसूचियों के बारे में पूछा जाता है। जो हमारे देश के बड़े पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनके वेतन के बारे में पूछा जाता है। इनके त्यागपत्रों के बारे में पूछा जाता है कि किसे त्यागपत्र देते हैं, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। आदि चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के कोरम के बारे में पूछा जाता है, चीफ जस्टिस के बारे में पूछा जाता है, कौन चीफ जस्टिस रहा है, कौन नहीं रहा है। वहीं चुनाव आयोग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछली बार 2019 वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया वीएस रमा देवी के बारे में, जो कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है भारत निर्वाचन आयोग की। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद व संविधान संशोधन आदि को कंठस्थ करके रखें। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, लिमिटेड सोर्स का उपयोग करें। आपको अनुच्छेद पढ़ने के लिए किसी बड़ी पोथी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड सोर्स की आपको आवश्यकता है। अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करी है तो आप सभी संविधान संशोधन अनुच्छेद के बारे में लगभग मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन अब सभी संविधान
संशोधन और जो जितने भी अनुच्छेद थे उनके सब के बारे में एक एक लाइन में शॉर्ट समरी नोट्स आपको देखना होगा, जहाँ से आपको चीज़ें याद हो जाए। जैसे कि आर्टिकल 148 में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद का उल्लेख है, यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगले अनुच्छेद 149 में केग के दायित्व एवं कर्तव्य का उल्लेख है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। जैसे 2019 PSC में पूछा गया था कि केग के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उसका आंसर वहाँ 149 होगा, न कि 148। 148 में केवल पद का उल्लेख है, जबकि कर्तव्यों दायित्व का उल्लेख 149 में है। तो इस प्रकार आपको बारीकी से अध्ययन करना होगा इन सभी चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, अगर स्टडी बुक्स की बात की जाए यहाँ पर, उसके पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड पूछे जाते हैं। हमने ट्रेंड एनालिसिस में भी देखा था कि लगभग 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें तो 0, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा 1-2 बार देखने को भी मिला है, इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न नहीं आए। दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात की जाए आपको तो पंचवर्षीय योजना वगैरह आपको ध्यान से देखना है। वही जो करंट में योजनाएँ चल रही हैं उनको देखना है। जो केंद्र और राज्य का बजट आता है आपके एग्ज़ाम से पहले वाला, और जो मतलब राज्य सरकार का जो बजट आता है उसको आपको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके जाना है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आपको एक पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न देखने को मिल सकता है। दूसरा जो NBFC वगैरह हैं इनकी स्थापना और रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण वगैरह से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के पुस्तकों के नाम भी पूछने का थोड़ा ट्रेंड है, या थ्योरी पूछने का बड़ा ट्रेंड है। जैसे कि दास कैपिटल बुक्स किसने लिखी, तो उसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। वैसे ही एक द प्लांट इकोनॉमी नाम की पुस्तक के बारे में 2019 या 20 परीक्षा में पूछा गया था कि यह पुस्तक किसने लिखी है, तो उसका सही जवाब M विश्वेश्वरैया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इकोनॉमिक्स में सीधे और सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी तैयारी आपको यहाँ पर बहुत ही कम लिमिटेड सोर्स से करनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर लुसेंट की बुक के फैक्ट की, तो आपको यहाँ पर संविधान और इकोनॉमिक्स को सीधे जो लुसेंट ब्लू वाली आती है सामान्य अध्ययन की, वहाँ से सीधे तैयार कर लेना है। वहीं घटना चक्र की MCQ जो आती है यहाँ पर पॉलिटी की, उसके आपको MCQ लगाने हैं। सिर्फ घटना चक्र पॉलिटी के MCQ लगाने हैं, इकोनॉमिक्स के नहीं लगाने हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। उसके बाद अगर आप के पास समय है तो आप मृणाल पटेल सर, जो इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर है इकोनॉमिक्स के, जो UPSC की तैयारी कराते हैं, उनके कुछ वीडियो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए भी थोड़ी सहजता महसूस हो, मुख्य परीक्षा में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ, और प्रीलिम्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट टर्म्स आपके क्लियर हो, अगर आपके पास समय हो तो। अन्यथा आपके पास समय नहीं है तो आप इन्हें भी छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। वही करंट पॉलिटी सिनेरियो की बात की जाए तो आपको यह महत्वपूर्ण चीज़ें अवश्य निश्चित रूप से देखते रहना है, किस तरह से कहाँ पर राज्यपाल ने अभी नियुक्ति हुई है, कहाँ राज्यपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, कहीं पर जैसे कि दल बदल वाली कोई घटना हुई है तो किस अनुच्छेद के कारण क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, इन सभी चीज़ों का आपको थोड़ा करंट सिनेरियो ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको नियमित घटनाक्रम से अपडेट रहना है। बाकी यह यूनिट काफ़ी सरल है दोस्तों, इस यूनिट में भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और सरल प्रश्न होते हैं एकदम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि यहाँ तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान का सर्वोच्च रक्षक कौन है, यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है, MPPSC का फेवरेट प्रश्न है। इसका एक ही जवाब है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का सर्वोच्च रक्षक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर अब बात की जाए 7वीं यूनिट की विज्ञान एवं पर्यावरण की, तो दोस्तों इस यूनिट में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पहला टॉपिक यहाँ पर दिया है इन्होंने। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट के सिद्धांत यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आपको बिल्कुल हल्के हल्के से देखना है। अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे आप तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने में पूरे 45 डेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होगी। वहीं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि को आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर महावीर के कुछ पेजेस आपको महावीर के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, और आप प्रवीण साहू सर की परीक्षा धाम बुक से भी कर सकते हैं। वहीं पर्यावरण एवं जैव विविधता का टॉपिक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, उसके बाद कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीतियाँ, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन आदि के बारे में आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें इस यूनिट में दे रखी है। यहाँ पर इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, बहुत ही पेचीदा और कठिन यूनिट है। कठिन इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के टर्म में काफ़ी टफ पढ़ने वाली है। जो नॉर्मल बायोलॉजी या फिर मान लीजिए आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या ज़रूर उत्पन्न होने वाली है। इस यूनिट में इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो PSLV का है, किस तरह की संस्करण वाला यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था, उसमें किस तरह के लिक्विड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर GSLV आगे वगैरह जो है उनके बारे में काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न की संख्या भी थोड़ी लिमिटेड रहती है, 5 से 7 प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपनी समझ और बैकग्राउंड के हिसाब से इस यूनिट को तैयार करें। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस वाला है तो आप थोड़ा समय देकर इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, ताकि आपके यहाँ से कुछ भी समय छूट ना पाए। दोस्तों, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार भी आपको तैयारी में थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है, भूगोल, इतिहास वगैरह, तो उनमें समय दे देना है आपको, वहाँ से अच्छे स्कोर ले लेना है। अगर आपको इस वाली यूनिट में दिक्कत हो रही है, आपको पहले ही बताया गया है 100 ऑफ 100 कट ऑफ किसी भी हाल में जाता नहीं है, इसलिए आप उस हिसाब से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पर इस यूनिट में आप बिल्कुल सहायता ले सकते हैं यूट्यूब क्लासेस की, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। आपको तैयारी करना चाहिए, वहीं कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयारी करना चाहिए। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए साइंस के हल्के फुल्के, ताकि आप यहाँ पर गलत नहीं करें। ये पिछली बार यहाँ पर DNA से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपके DNA के जो रेप्लिकेट होने के जो मॉडल होते हैं उन सभी को आपका बारे में आपको पता होगा, तभी आप यह क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वहीं कई प्रकार से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह से, मेगा फूड पार्क है, या फिर आप देखे जाएं इनमें तो जो अभी नई योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपसे जो फसल हैं, जो फल हैं, उनके साइंटिफिक नाम वगैरह भी पूछे जाते हैं इस यूनिट में। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट के लिए आपको अभियान जो शुभम गुप्ता सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपकी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर दे रखे हैं इस यूनिट के। वहीं ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान की जो बुक है, उसमें से आपको बेसिक्स को तैयार करना है यहाँ पर साइंस के लिए, जो कि तीनों यूनिट के लिए हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वहीं ल्यूसेंट की पर्यावरण की एक बुक आती है ग्रीन वाली, वह बुक आपको निश्चित रूप से लेना है। वह बुक पढ़ने के बाद ही आपके पर्यावरण के 2 से 3 प्रश्न कवर हो पाएंगे, इसलिए ल्यूसेंट के पर्यावरण की बुक आपको डेफिनेटली लेना है। पतली सी बुक आती है दोस्तों, वह ले लीजिएगा आप, या फिर घटना चक्र की पर्यावरण की बुक आती है MCQ वाली, सीधे वह ले लेंगे आप, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं घटना चक्र MCQ आप लगा सकते हैं, यहाँ पर पहले ही बता दिया है। और इस यूनिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक परीक्षा धाम की है। आप यह बुक अवश्य लीजिएगा और इसे पूरी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि यह छोटी सी पतली सी बुक यहाँ पर प्रवीण साहू सर द्वारा निकाली गई है इस यूनिट की। और इस यूनिट में आपको सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलेगी इस बुक में कि बिल्कुल समराइज नोट्स बहुत ही कम सीधे 1 लाइनर फैक्ट में दिए हुए हैं, यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप बार बार रिवाइज करके उनको याद कर लीजिएगा, ताकि अगर 7 प्रश्न आए तो आप 4 से 5 प्रश्न तो आराम से बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यह बुक भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बुक को अवश्य आप ले लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप इन सभी सोर्सेज से तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें अब अगली यूनिट 8वीं यूनिट की, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समय के घटनाक्रम से संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि आपका सिरदर्द हमेशा बनी हुई रहती हैं, जिसके लिए आप हर रोज़ रोजगार निर्माण जैसे पेपर में कई घंटे समय देते रहते हैं, या कई अननेसेसरी मैगजीन को पढ़कर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस यूनिट के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में पूछा जाना है, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जानी है। इस बात में पूरा संसार आ चुका है आपका इस एक शब्द को लिखने में, महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कतई न जाने कि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है वो लिखा है, हमें आपका पूरा करंट अफेयर तैयार चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। वहीं भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं जो हैं, हमारी खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और जो पुरस्कार एकलव्य, विक्रमादित्य अवार्ड आदि जो हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए यहाँ पर, तो अप्रत्याशित उतार चढ़ाव वाली यूनिट है, यानी कि इसमें ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कितने प्रश्न यहाँ पर निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। लेकिन बात करें दोस्तों, तो अधिकतम आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर से, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का तीनों मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अप्रत्याशित उतार चढ़ाव वाली यूनिट है। सिचुएशंस के निपटने के लिए आप हमेशा रेडी रहे, थोड़ा प्रिपेयर होकर जाए, ताकि अगर 2-4 प्रश्न ज़्यादा भी हुए तो आप
कम से कम कुछ तो उनमें से सही कर पाए। वहीं प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है दोस्तों। रणनीति बनाकर पढ़े, कचरा इकट्ठा न करें। करंट अफेयर में आपको कई एक ही चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। जैसे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, पहले क्या रैंक थी, गरीबी सूचकांक में क्या है, भूखमरी सूचकांक में क्या है, यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लागू करने के लिए यूएनओ ने यहाँ पर रणनीति बनाई है, किस प्रकार से इस बार थीम है, भारत में राष्ट्रपति जो दूसरे देशों के उनकी किनकी यात्रा हुई है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की विदेशों में कहाँ कहाँ पर यात्रा हुई है, उन्हें किस तरह से सम्मान मिले हैं, खेल में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, आदि चीज़ों को आप यहाँ पर विधिवत रूप से देखें। ठीक है दोस्तों, रोज़ाना यूट्यूब की घंटों घंटों वाली क्लासों से बिल्कुल बचना है। आपको 1-1 घंटे की रोज़ाना करंट अफेयर की क्लास लेकर आपको समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको रणनीति बता रहा हूँ उससे आपके प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के। बात करें दोस्तों स्टडी बुक्स एंड सोर्स की, यहाँ पर करंट अफेयर के लिए कहाँ से तैयारी करें, तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको रेलवे स्पीडी वार्षिकांक की एक पुस्तक लेना है, जिसमें आगे के 50-60 पेज जो हैं वो एक भगवत गीता की तरह पवित्र है। यहाँ पर 100% यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। मैं आपको पिछले 5 वर्षों के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर दिखा सकता हूँ, जहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर के प्रश्न सीधे यहाँ से बनते हैं। आपको 2 से 3 बार इन चीज़ों को यहाँ से तैयार करते रहना है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। वहीं एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र आपको अपनी तैयारी के दौरान हर रोज़ पढ़ना है। यह मैं सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर निश्चित रूप से डेली पढ़ते रहेंगे समाचार पत्र तो आगे जाकर मेंस एग्ज़ाम में GS 2-3 वाले पेपर में आपको करंट अफेयर की हेल्प मिलेगी। वहीं आप निबंध के पेपर में भी कुछ पॉइंट्स अच्छे जोड़ पाएंगे और इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसलिए समाचार पत्र को आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी में शामिल करें। इसमें कोई राष्ट्रीय स्तर का समाचार पढ़ें आप, जैसे ये आपको दैनिक जागरण समाचार पत्र है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, ऐसे समाचार पत्रों को अपनी तैयारी में निश्चित रूप से शामिल करें। वहीं प्रदेश की खबरों से भी अवेयर रहें। तो दोस्तों, अगर रेलवे की स्पीडी वार्षिकांक की आप नहीं लेना चाहते हैं तो यादें करके घटना चक्र की मैगजीन का वार्षिकांक आता है एक, आप उसे भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यह बुक निश्चित रूप से लेनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को यहाँ पर शॉर्ट में कवर किया गया है। यह बुक पढ़ने से आपकी सारी झंझट खत्म हो जाएगी करंट अफेयर की। ठीक है दोस्तों, वहीं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करें दोस्तों तो यह बहुत ही रामबाण उपाय है। यहाँ पर निर्माण IAS की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक दोस्तों छोटी सी बुक है। संजय गुप्ता सर द्वारा प्रतिवर्ष प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ये बुक पब्लिश करवाई जाती है। 50 रुपये की यह बुक आती है और इसमें 50 पेज भी नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है। आप अगर मन से इसको पढ़े तो 3 घंटे में 4 घंटे में पूरी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगले 2 घंटे में वापस आपसे रिवाइज कर सकते हैं। इतना कम मटेरियल और क्वालिटी वाला मटेरियल आपको निर्माण IAS की इस बुक में आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। पिछली बार 2019 वाली एग्जाम में एक ही पेज से बैक टू बैक 2 लाइन से सीधे 2 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के पूछे गए इसी बुक में से। 2020 वाली एग्जाम में भी इसी से यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सीधे देखने को मिले थे। इसलिए मैं आपको रोजगार निर्माण समाचार पत्र रोज पढ़ने की जगह, उनके नोट्स बनाने की जगह, कचरा इकट्ठा करने की जगह यह निर्माण IAS की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक रिकमेंड करूंगा। यह मेरी फेवरेट बुक रही है अपनी तैयारी के दौरान। ठीक है दोस्तों, इस बुक को अपनी तैयारी में अवश्य शामिल करिएगा आप। यह साल भर आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, यह भी बता दूं मैं आपको, विज्ञापन जारी होने के बाद मार्केट में यह बुक आपको मिलेगी। आप निर्माण IAS का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ की अपडेट भी मिलती रहे। महावीर पब्लिकेशन का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा धाम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही VS एजुकेशन वाले सर का ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप एकदम MPPSC की सभी चीज़ों से अवेयर रहें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ पल पल की जॉब्स के संबंधित आदि तुरंत अपडेट मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से समझा। वहीं बात करें दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यह यूनिट काफ़ी अच्छी यूनिट है दोस्तों, काफ़ी छोटी यूनिट है अपेक्षाकृत। जहां इतिहास आपको 3-3 पार्ट में पढ़कर भी 5 से 6 नंबर मिल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक यह यूनिट पढ़ के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन सीधे मिलने वाले हैं। इस यूनिट को जिसने भी हल्के में लिया है उसका प्रीलिम्स निकलना बेहद मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहले कंप्यूटर के बेसिक से प्रश्न दिए हुए थे सिलेबस में, लेकिन अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी रैम रोम
कंप्यूटर की पीढ़ी आदि से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें तैयार करके ही जाना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखा जाए दोस्तों, फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार पूछ लिया था। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वायरस का। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी प्रश्न आपके MPPSC द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा यहाँ पर इस यूनिट को। अगर इस यूनिट की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी टॉपिक आपको दिया है। वहीं E-गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नमेंट हमारी डिजिटली होती जा रही है, जो डिजिटल तरीके से किस प्रकार प्रशासन चलाया जा रहा है, उसके लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जो नई नई टेक्निक यहाँ पर लाई जा रही है, उसे E-गवर्नेंस कहते हैं। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि यूट्यूब का फाउंडर कौन है, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है, फेसबुक के कब लॉन्च किया गया था, फेसबुक का नाम वर्तमान में मेटा कर दिया गया है, आदि ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछनी जाती है। वहीं E-कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, वॉलमार्ट वगैरह है, चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, या फिर जो B2B, B2C ये सब चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से काम करती है, आदि से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली यूनिट में। ठीक है दोस्तों, अगर तैयारी की बात की जाए, यहाँ पर पॉइंट्स देखे जाए स्ट्रेटजी वाले, तो छोटी एवं सरल यूनिट है जिसे आपको प्राथमिकता से तैयार करना चाहिए। इस यूनिट को आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, यह सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाने वाली यूनिट है। हर हाल में यहाँ से 10 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे ही जाते हैं और काफ़ी नॉर्मल तरीके के प्रश्न होते हैं। ना तो आप इन्हें सरल कह सकते हैं, ना कठिन कह सकते हैं। अगर आप ये यूनिट तैयार करके गए हैं तो आपसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए बुक की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको शुभम गुप्ता सर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, शुभम गुप्ता अभियान चैनल नाम है उनका, वहाँ से आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार करिएगा। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अच्छे सिस्टमेटिक वे से बताया है आपको, आप उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक आपको ज़रूर पढ़नी है, ताकि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यह बुक भी इतनी हैवी नहीं है दोस्तों, आप चाहें तो 2 दिन में से ख़त्म कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप ये यूनिट आराम से ख़त्म कर सकते हैं। वहीं या फिर आप इनके साथ में या तो निर्माण की, या महावीर की, या परीक्षा धाम की, इन तीनों में से कोई एक बुक आप ले लें और शुभम गुप्ता सर के वीडियो लेक्चर से आप पढ़ लें, तो आपकी यह यूनिट काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक से आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट तैयार कर लें कंप्यूटर के। और अगर आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हैं तो यह लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप सिर्फ इन तीनों में से कोई एक बुक और शुभम गुप्ता सर के लेक्चर से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यह यूनिट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस यूनिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इस यूनिट से संबंधित करंट अफेयर की जितनी भी चीज़ें घटनाक्रम होते रहते हैं उनको भी हमें ध्यान से तैयार करते रहना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अब बात की जाए 10वीं और आखिरी यूनिट की, जो हमारे MPPSC प्रीलिम्स के पेपर 1 के सिलेबस में दे रखी है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं यूनिट का नाम है। यानी कि आपकी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यहाँ पर आयोग से संबंधित जो यूनिट है, जहाँ से आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यह भी पॉलिटी का ही भाग है दोस्तों। अगर आपने भारतीय संविधान व्यवस्था विशेष विधिवत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट को आप काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी छोटी यूनिट है। आप इसे 3 दिन में, 2 दिन में इस यूनिट को आप तैयार कर सकते हैं, और यहाँ की प्रोडक्टिविटी आपको 10 नंबर की मिलेगी। मैं बताना आपको बार बार यह चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इतिहास तैयार करेंगे तो 15 दिन लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे 5। और यह यूनिट आप तैयार करेंगे 3 दिन में, क्वेश्चन बनेंगे 10। यह यूनिट आप तैयार करेंगे 90 नंबर की कंप्यूटर वाली, 3 दिन में तैयार करेंगे और प्रश्न बनेंगे 10 आपसे। तो ऐसी चीज़ों को आप तैयार करने में अपनी प्राथमिकता रखें। आपको नंबर से मतलब, एग्जामिनर को यह नहीं दिखाना है कि आप कितने बड़े इतिहासकार हैं, आपको यह दिखाना है कि मुझ में क्वालिटी है, मैं इस योग्य हूँ कि मैं मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाऊँ, मुझ में इतनी योग्यता है, मैं उस स्कोर को, उस टारगेट को अचीव करूँगा। इसके लिए आपको फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आपको मध्य प्रदेश वाले यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। हालांकि हम डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट पर हमें ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर यहाँ पर आयोग की बात की जाए तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, MPPSC,
एमपीपीएससी के संदर्भ में विशेष बात कही दोस्तों, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो एसपीएससी होता है, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो अंडरस्टूड है, आपको संघ लोक सेवा आयोग के साथ में तैयार करते रहना है। वहीं केक की बात की जाए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने हैं। नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछे जाने हैं। मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन आयोग कमीशन, सूचना आयोग आदि के बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी यहाँ पर आए दिन चर्चा में रहता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खाद्य संरक्षक आयोग आदि से भी आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतने आयोग हैं और इनसे रिलेटेड छोटे आयोग जो अपने राज्य में हैं उनकी भी आप हल्की फुल्की तैयारी कर लीजिएगा, ताकि कोई संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आपसे प्रश्न बिल्कुल ही आराम से बन जाए। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो निश्चित पाठ्यक्रम वाली छोटी सी यूनिट है, आपको अपनी तैयारी में डेफिनेटली इसको शामिल करना है। सिलेक्शन में यह यूनिट काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है आपकी। 10 के आसपास प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं यहाँ पर, और हल्के में बिल्कुल न लेवे, गहराई से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केग से रिलेटेड ही प्रश्न आपको अगर मैं बताऊं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाले तो काफ़ी घुमाने वाले प्रश्न पूछे गए थे। 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी चीज़ का ऑडिट करता है या नहीं करता है, इस तरीके से। तो दोस्तों, यह काफ़ी डीप वाला प्रश्न है, यूपीएससी एस्पिरेंट के मस्तिष्क के पुर्जे भी हिला सकता है प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न था। तो आप बिल्कुल ऐसा भी ना समझे कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है सिर्फ यही पूछ लेगा, या फिर जो चुनाव आयोग कौन से वो अनुच्छेद में है इतना ही पूछ लेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको डीप में इस यूनिट की तैयारी करना है, क्योंकि छोटी यूनिट है और काफ़ी स्कोरिंग है, तो इसको विशेष ध्यान से आपको तैयार करना है। स्टडी बुक्स एंड सोर्सेज की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो शुभम गुप्ता सर की अगर बात करें, अगेन अभियान चैनल पर आपको यूट्यूब पर जाना है, शुभम गुप्ता सर से यहाँ पर आयोग को आपको व्यवस्थित तरीके से तैयार कर लेना है। वही माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर का यहाँ पर थोड़ा गलत डाटा डाल दिया गया है, ये नहीं आवश्यक है। वहीं अगर शुभम गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ने के बाद में आपको दोस्तों कोई एक बुक की आवश्यकता लगेगी, या तो आप निर्माण आईएएस की बुक ले सकते हैं, या फिर महावीर की ले सकते हैं, या परीक्षा धाम की ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपको परीक्षा धाम की जो प्रवीण साहू सर की बुक है वो आप ले लीजिएगा। उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए चैप्टर के, और उसके पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन्हें लगा लीजिएगा। उन्हें 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, सभी अनुच्छेद अधिनियम आदि को याद कर लीजिएगा, तो आपसे के प्रश्न आराम से बन जाएंगे। वहीं अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आयोग की एक बार देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं किसी भी कमीशन की, तो उसमें अबाउट का सेक्शन या जाने हमारे बारे में ऐसा करके एक सेक्शन रहता है, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें उन आयोग के बारे में लिखी हुई रहती हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ की जो चीज़ें रहेगी ऑफिशियल रहेगी। जो लोक सेवा आयोग है हमारा पीएससी, वह भी यहाँ से लिए गए सोर्सेज को ही सही मानेगा। अगर कोई विवाद होता है तो इन्हीं चीज़ को मानकर यहाँ पर आपका आंसर चेक किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी में ऑफिशियल वेबसाइट को भी रेफ़र ज़रूर करें। हालांकि शुभम गुप्ता सर के द्वारा पूरी तैयारी व्यवस्थित रूप से आपको करवाई जाएगी इस यूनिट की। ठीक है दोस्तों, तो इस यूनिट को भी बिल्कुल हल्के में आप ना लें। वहीं 10 यूनिट का हमने सिलेबस देखा, स्ट्रेटजी देखी कि किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इन पॉइंट को विशेष इन बिंदुओं को अपने तैयारी में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, सिलेबस में आपको जो चीज़ें ज़्यादा काम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश वाली यूनिट, उसके बाद आपको जो कंप्यूटर वाली यूनिट है, उसके बाद आयोग वाली यूनिट, और पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इन चीज़ों पर महत्वपूर्ण तरीके से फोकस करना है। अगर आप इतनी चीज़ें ही कर लेंगे मात्र, तो भी आपको 70 के आसपास नंबर आ जाएंगे और आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे, बिना इतिहास के पढ़े, बिना साइंस जैसे कठिन सब्जेक्ट को छुए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश के 30 नंबर की बारे में बता रहा हूँ। छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन 30 नंबर से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अगर आप 45 डे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन अपनी तैयारी में 1 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना ही देना है। हर रोज़ आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है, उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है, उनके तथ्यों को बार बार रिवाइज़ करना है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो पाए। उसके बाद आयोग के जो 10 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके, यह काफ़ी छोटी यूनिट है। आपको 2-2 आयोग, हर रोज़ 2 आयोग, हर रोज़ 2 आयोग पढ़ते जाना है, और पिछले 2 आयोग को रिवाइज करते जाना है। इस तरह से आप सिर्फ आधा घंटा हर रोज़ देंगे, तो इस तरीके से भी 45 डे में आप कम से कम 10-10 बार सभी आयोग को रिवाइज कर चुके होंगे दोस्तों। 2-3 आयोग हर रोज़ रिवाइज करेंगे, तो आप इन आयोग को 10-10 बार पढ़ चुके होंगे। और ट्रस्ट मी, आप
इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे आयोग के। और इसी तरीके से 10 नंबर आपको कंप्यूटर वाली यूनिट में से आने वाले हैं। अगर आप आधा घंटा सिर्फ इस यूनिट को पर डे देंगे, आपको तैयारी इस तरह से करना है, जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा है रोबोटिक्स का, तो अगले दिन आप रोबोटिक्स को एक नज़र में रिवाइज ज़रूर करेंगे, ताकि यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको याद रह जाए। और अगला वाला फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आप इन दोनों पढ़े हुए चैप्टर को एक बार हल्की नज़र से रिवाइज करेंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर अगले दिन आपने जितना पिछला पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक एक चीज़ आपकी कई कई बार रिपीट होती रहेगी दोस्तों, आपकी नज़र के सामने से होके जाती रहेगी और इस तरीके से आपको चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से याद हो जाएगी। यकीन मानिए, आप इस तरीके से तैयारी करके मात्र 45 दिन में आप MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। आपको पहले ही बता दिया है, तैयारी में महत्वपूर्ण आपको पूरा फोकस सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले 30 नंबर की यूनिट पर ध्यान देना है। 10 नंबर वाली आयोग की यूनिट, 10 नंबर आप यहाँ पर कंप्यूटर वाले टेक्नोलॉजी वाले यूनिट से लेंगे। 5 से 7-8 नंबर आपको यहाँ पर पॉलिटी से मिलने वाले हैं। 7-8 नंबर यहाँ पर आपको ज्योग्राफी से मिलने वाले हैं। इन चीज़ों को, इन टॉपिक को आप सबसे पहले अपनी प्राथमिकता में रखेंगे, इनको व्यवस्थित तरीके से तैयार करेंगे तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी इतिहास में अगर 5 प्रश्न पूछे जाने हैं तो 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप बिना पढ़े भी बिल्कुल नॉर्मल वे में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपको डायरेक्ट सीधे पूछ लिया जाता है कि कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ करा, करो या मरो का नारा किसने दिया, ऐसे प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं जो कि सभी बना देते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए निश्चिंत होकर रहिए आप। और बाकी इन चीज़ों को आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयार कीजिए, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस बात की आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि इस चीज़ों को आप तैयार करना है। बाकी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको 2-2 सब्जेक्ट पूरे दिन में तैयार करना है, जैसे कि ज्योग्राफी जो हमारा भूगोल है, माफ़ कीजिए दोस्तों, जो भूगोल सब्जेक्ट है उसको आप इतिहास के साथ में मिलाकर तैयारी करते रहें। यानी कि आप दोपहर तक भूगोल पढ़ेंगे, दोपहर के बाद इतिहास पढ़ेंगे, और साथ में आप सुबह मध्य प्रदेश, सुबह 1 घंटा मध्य प्रदेश, 1 से 1.5 घंटा मध्य प्रदेश, शाम को कंप्यूटर वाली यूनिट और आपकी आयोग वाली यूनिट को आप पढ़ते रहेंगे। वहीं करंट अफेयर की अगर बुक की बात की जाए तो आप 2-2 पेज हर रोज़ पढ़ेंगे और पिछले वाले को रिवाइज करते जाएंगे। आज आपने 2 पेज पढ़े, पिछले 2 पेज को रिवाइज करेंगे। आज आपने फिर 2 पढ़े, पिछले फिर 2 पेज को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो 40 दिन में आप यह बुक को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। हालांकि हर रोज़ आपका पिछला रिवीजन हो रहा है, लेकिन पूरी इस तरीके से भी पढ़ा जाए तो भी आप 2 बार पढ़ लेंगे मात्र आधे घंटे की तैयारी में हर रोज़। तो इस तरीके से आप अगर यह तैयार करेंगे तो करंट अफेयर भी आपका तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश को हर रोज़ पढ़ना है आपको, आयोग को और जो आपकी कंप्यूटर वाली यूनिट है इनको आपको हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा समय देकर पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको इतिहास भूगोल जैसे सब्जेक्ट को आपको दिन में तैयार करना है। 3 से 4 दिन में सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको पॉलिटी को लेना है, उसके साथ में आपको साइंस सब्जेक्ट को लेना है। ये दोनों तैयार हो जाए उसके बाद में फिर आपको इन चीज़ों को लेना है, इतिहास भूगोल को। बाकी सुबह शाम आपके दूसरे अदर सब्जेक्ट चल ही रहे हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी 45 डेज़ में काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। 45 डे हमने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको 8 से 9 घंटे प्रतिदिन तैयारी करनी ही करनी है, एकदम व्यवस्थित तरीके से। साथ में आपको किस तरीके से टेस्ट वगैरह लगाना है, कैसे अभ्यास करना है, यह चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इन तथ्यों को, इन बिंदुओं को अपनी तैयारी में अवश्य शामिल करिएगा। आप अपनी तैयारी के दौरान आपको निश्चित रूप से अपने स्कोर में बूस्टअप दिखेगा। आपका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में 100% होगा। वहीं अगर स्टडी सोर्स वगैरह की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कर ही ली है सभी यूनिट की। हमने यहाँ पर रणनीति भी समझ ली, कौन कितनी कठिन है, कितनी सरल है, कहाँ से कितने नंबर लाए जा सकते हैं, सब चीज़ें हमने समझ ली हैं। इसके अलावा कुछ आवश्यक या महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमने आपके लिए तैयार करी है दोस्तों, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। परीक्षा से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 बार अवश्य रिवाइज करिएगा दोस्तों। आपको यह बात ध्यान रखनी है, एक बार में कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन टेंडेंसी, उसके अनुसार भी देखा जाए, आप साइंटिफिक वे में देखें तो भी 3 बार आप किसी भी चीज़ को 3 से 4 बार 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 पढ़ते हैं तो वह चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। इसलिए आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि कम से कम 3 बार आपको पूरा सिलेबस को पढ़कर अवश्य जाना है। और किस तरीके से पढ़ना है आपको मैंने ऊपर अभी जस्ट बता ही दिया है। अंतिम 5 वर्ष के जो MPPSC प्रीलिम्स के पेपर है उनको निश्चित रूप से आपको हल करके जाना है। एक बार उनको हल कर लीजिएगा आप, 1 से 2 बार, बार बार हल ना करें। बार बार अगर आप हल करेंगे तो उनके आंसर याद रह जाएंगे आपको, और फिर आप अलग से टेस्ट की तरह अगर उनको हल करना चाहेंगे तो आप फिर कैसे करेंगे, क्योंकि आंसर तो आपको सारे वैसे ही याद है। इसलिए इनको 1 से 2 बार
हल कर लीजिएगा। अगर आप हल कर लेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ यह पता चल जाएगी कि उनका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से निकालना है और आपकी तैयारी किस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम वर्षों के पेपर को अवश्य शामिल करें अपनी तैयारी में। वहीं अगर बात की जाए एलिगेशन मेथड की, तो आपको इस मेथड का बिल्कुल 100% इस्तेमाल करना है जहाँ पर भी आवश्यकता लगे। अब दोस्तों एलिगेशन मेथड क्या होती है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए हैं किसी प्रश्न के, इस प्रश्न के जवाब में आपको कुछ भी पता नहीं है, आप इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं आप, लेकिन ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा पूरी 100 प्रश्न में से जिनके 2 ऑप्शन आप नहीं हटा सकते हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपके पास में किसी प्रश्न का सही जवाब पता नहीं है, तो आप उस प्रश्न के जो गलत जवाब है उनको हटा दीजिए, तो सही जवाब अपने आप निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, फिर थोड़ा देखा आपने अपने अनुभव से, अपनी तैयारी के हिसाब से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इन 2 ऑप्शन इतने श्योर हैं आपके, इन 2 में से कोई एक प्रश्न, एक जवाब आपका सही होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे दोस्तों, तो 50% संभावना है कि आपका तुक्का सही हो जाएगा। जबकि अगर 4 ऑप्शन में से तुक्का लगाएंगे आप, तो 25% संभावना ही रहेगी आपकी तुक्का सही होने की, यानी कि यहाँ पर आपके सफल होने की संभावना 50%, माफ़ कीजिए दोस्तों, 25% ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको एलिगेशन मेथड बिल्कुल यूज़ करना है। एलिगेशन से जहाँ पर भी संभव हो आपको प्रश्नों के आंसर निकालने की कोशिश करना है। वहीं टेक्निकल क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उनके इंग्लिश का जो वर्जन होता है उन्हें आपको निश्चित रूप से देखना है। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पर जैसे कि SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जहाँ की वहाँ पर हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको सांविधिक तरलता अनुपात क्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या इसका फुल फॉर्म मिलेगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो SLR का फुल फॉर्म आपको वहाँ पर दिखेगा और आप समझ जाएंगे कि हाँ ये SLR के बारे में बात करना चाह रहा है, और आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और लेकिन खाली हिंदी अगर अनुवाद पढ़ लेंगे आप तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ टेक्निकल प्रश्न अगर जो रहेंगे आपके सामने, उनको भी अगर आप इसी तरीके से हल करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इंग्लिश रूपांतरण आपको डेफिनेटली देखना है उन प्रश्नों का जिनमें आप फंस रहे हैं। पता चले आप यहाँ पर टेक्निकल प्रश्न की तरह इनका इंग्लिश रूपांतरण देखने जा रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों इसमें आपका समय ही व्यर्थ होना है, बाकी कुछ होना नहीं है। इसलिए आप टेक्निकल प्रश्नों को इंग्लिश रूपांतरण अवश्य देखें। यह बात सिर्फ हिंदी मीडियम वाले भाइयों बहनों के लिए कही जा रही है यहाँ पर। वहीं अगर टेस्ट पेपर की बात किया दोस्तों, तो अनावश्यक रूप से टेस्ट पेपर ना लगाएं आप, आपको कोई आवश्यकता नहीं है अधिक टेस्ट पेपर लगाने की यहाँ पर, और ना ही आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को प्रेफरेंस में रखना चाहिए। दोस्तों जिस तरह की एग्ज़ाम होती हैं उसी मोड में आपको प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना है, वहीं आपको सफलता दिलाएगा। इस चीज़ की आप गांठ बांध लीजिए। मान लीजिए कि आपका पेपर OMR शीट पर होता है जो ऑफलाइन होता है, और आप टेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू या ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं जो 100 रुपये में 90 रुपये में आपके सामने लॉन्च करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद कई इंस्टीट्यूट, तो आप उससे कैसे अनुमान लगाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत स्टूडेंट यहाँ पर फेस करते हैं OMR शीट भरने में। आप के माइंड में किस प्रश्न का जवाब चल रहा है और आप गोला कौन से अगले वाले प्रश्न का भर देते हैं। तो इस चीज़ को सही करने के लिए, इसके हेजिटेशन को दूर करने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको OMR शीट पर प्रैक्टिस की आवश्यकता लगेगी, और उसी OMR शीट की प्रैक्टिस जो आपकी जो रहती हैं वही आपको यहाँ पर स्कोर बूस्ट करने में मदद करेगी। बाकी आप अगर ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट पेपर आप सोल्व करने बैठे, आप 1 घंटे में ही पूरे 100 प्रश्न लगा देंगे और 1 घंटा समय बच जाएगा। अब इस तरीके से टेस्ट पेपर लगाने से क्या औचित्य, जबकि आप OMR शीट के थ्रू पेपर सोल्व करेंगे तो आपको 2 घंटे कम लगेंगे अगर आप पूरे व्यवस्थित तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से इन टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आपके पास संसाधन है ही नहीं तब आप ज़रूर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर OMR वगैरह की, तो हमने बात कर ही ली है दोस्तों। टेस्ट पेपर के बारे में बात की जाए कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोई भी संस्था की जो टेस्ट सीरीज़ है वो कभी भी आज तक MPPSC को नहीं पढ़ पाया है, कभी भी वो MPPSC के अनुसार पेपर नहीं बना पाए हैं। इसलिए आप उन पर इतना अंधा भरोसा ना करें। कुछ विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि टेस्ट पेपर देने जाएंगे, वहाँ से टेस्ट दे के आएंगे, ठीक है, अब उस टेस्ट पेपर को निकालेंगे, उसको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और
उन्हें पेपर होने तक अंत तक हर रोज़ रिवाइज करेंगे, हर रोज़ पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, चीज़ों से आप बचें। हर कोचिंग संस्थान पेपर होने के बाद में दावा करेंगे कि हमारे पेपर से इतने प्रश्न आए, हमारे टेस्ट से इतने पेपर आए। दोस्तों अगर एमपीपीएससी ने पूछ लिया हीरा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, जिसका जवाब पन्ना है, अगर किसी टेस्ट सीरीज में से अगर ये प्रश्न मिल गया तो इसका कोई औचित्य थोड़े ही होता है, यह तो आपको किताबों में वैसे ही मिलने वाला है, वहाँ से आप सीधे पढ़ लीजिए। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? आप इतने दूर सेंटर पर जाके टेस्ट देंगे, फिर इनको प्रिंट निकालेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों से आपका समय ही व्यर्थ होने वाला है। इसमें आप सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीज़ों के मायाजाल में पढ़ने से बचें। देखिए दोस्तों, जो 100-150 सीटें होती हैं प्रतिवर्ष, उनको प्राप्त करने के यह स्मार्ट वे ही है। इन्हीं तरीक़ों से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी 3-4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जो भीड़ जो पूरी की पूरी आती हैं, वो इन सब उलूल जुलूल चीज़ों में घूमती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं वापस जो तीनों स्टेज है एग्ज़ाम के वहाँ पर छटती जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। कई सारे लोग तो टेलीग्राम पर आने वाले ढेरों टेस्टों की पीडीएफ को प्रिंट निकालेंगे, वो सिर्फ टेस्ट है टेस्ट, हर रोज़ दिन में 2-2 3-3 टेस्ट लगाए जाएंगे। उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि आपको पूरे सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टेस्ट पेपर को आप व्यवस्थित तरीके से लगाएं। अगर आप टेस्ट लगाना ही चाहते हैं तो विक्रम सर्व शिक्षा समिति जो है, वीएस एजुकेशन वाले सर हैं, उनके अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप मिल नहीं पाते, तो उनकी वीएस एजुकेशन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वह लगा सकते हैं, या फिर उनका जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर वो काफ़ी सारे टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं। आप उन टेस्ट पेपर को डाउनलोड करिए, अपने क्षेत्र में कहीं भी जाकर प्रिंट निकालिए और उनको ओएमआर शीट पर हल करके उनका आंसर मैच करिए। खुद से 2 घंटे बैठकर एग्जाम के माहौल में टेस्ट दीजिए, यह आपके लिए कारगर रहेगा। दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने से बचें, आप पूरा सब्जेक्ट वाइज एफएलटी लगाएं, फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, और 10 से 12 टेस्ट लगाएंगे आप मात्र, तो भी आपका काम हो जाएगा। 10 से 12 टेस्ट आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, सिर्फ एफएलटी, ना कि टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इतिहास है, इतिहास में फिर टॉपिक वाइज पूछेंगे तो प्राचीन भारत का सिर्फ एक टेस्ट लेंगे, तो उसमें काफ़ी डीप में गहराई में जा के उलूल जुलूल प्रश्न आपसे पूछेंगे, और इस कंडीशन में आप अपनी तैयारी को लेकर डिमोटिवेट होंगे। फिर आप बारीकी से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होने की जगह आपकी तैयारी और बिगड़ती जाएगी। जबकि प्राचीन भारत से आपको पता है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक बौद्ध जैन से संबंधित होगा और एक राज्यों से के जो राजवंश है उनके संस्थापक वगैरह से संबंधित देखने को मिल सकता है। तो इन तरह की चीज़ों को आप तैयार करें, ना कि इन फालतू की चीज़ों में डीप में जा के खुद के पढ़े। इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आपको सिर्फ एफएलटी टेस्ट लगाना है, एफएलटी को प्रिपेयर करना है, और बाकी चीज़ों को जो हमने आप ऊपर डिस्कस की, इनको तैयारी को करते जाना है। आप टेस्ट के चक्कर में पूरा दिन खराब करना नहीं है, और ना ही टेस्ट के पीछे इतना पागल होना है कि आपकी जो रेगुलर जो तैयारी चल रही है उस तैयारी पर आपका इफेक्ट पड़े। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए एग्ज़ाम के माहौल के अनुरूप 2 घंटे टेस्ट पेपर को हल करने का प्रयास करें, सीमित मात्रा में टेस्ट लगाएं, और ओएमआर शीट को भरने का अच्छे से अभ्यास करें। हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। पेपर को 2 से 3 राउंड में हल करें। दोस्तों आप जब पेपर सोल्व करने बैठे तो आपको पेपर पूरे पहले राउंड में आपको जो भी प्रश्न आपको आते हैं सीधे उनको सोल्व कर लीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि आप केवल उन्हें पढ़ के पेपर में टिक करें और ओएमआर शीट में नहीं भरें। क्योंकि अगर आप जब एक साथ में ओएमआर शीट के टिक मार्क भरते हैं तो उसमें भी काफ़ी गलतियां होती हैं, आगे पीछे होते हैं। आप एक एक प्रश्न को हल करते जाइए और ओएमआर शीट में टिक करते जाइए। एक बार पूरा पेपर को आप व्यवस्थित तरीके से हल कर लीजिए, और जो भी प्रश्न आपको आते हैं वो सोल्व कर लीजिए। फिर दूसरी बार फिर से आपको समय बचा के रखना है, दूसरी बार फिर से पेपर सोल्व करें। अब जो एलिगेशन मेथड वगैरह है, जो भी आपके खुरापाती दिमाग से आप जिस तरीके से वहाँ पे प्रश्नों के जवाब निकाल पाएँ उनको सोल्व करें, और दूसरी बार में भी आप उन प्रश्नों तक जाने का प्रयास करें जहाँ पर आप थोड़े अपने दिमागी दांवपेच लगाकर प्रश्नों के जवाब निकाल लेते हैं। यह निकालने के बाद आप इस तरह के प्रश्न भी हल कर लें। अब आपके पास कंडीशन बचेगी दोस्तों 10 से 15 प्रश्न की। अब 10 से 15 प्रश्न वो होंगे जिनमें से या तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है। यह तुक्का लगाने वाली मेथड यहाँ पर काम करेगी। यहाँ पर कुछ एलिगेशन वगैरह लगाकर आप यहाँ पर भी थोड़े क्वेश्चन आंसर का गेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तीसरे राउंड के लिए 5-7 मिनट का समय बचा के रखें। इस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है तो बिल्कुल आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन रिपीट टाइप के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 99 नंबर पर है जिसका
जो पहले नंबर पर आपका कोई क्वेश्चन है उसके आंसर का जो है वो ऑप्शन आपको 99 नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहला ही क्वेश्चन सीधे तुक्का लगा देंगे तो 99 नंबर वाले क्वेश्चन में उसका आंसर थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, जहाँ पर से आप एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं तो वो फिर सही होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो पहली बार में बिल्कुल भी कतई भी हल ना करो, तुक्के वाली मेथड भी पहले राउंड में बिल्कुल यूज़ ना करें। इस तरीके से पेपर को 2 से 3 राउंड में आप हल करने का प्रयास करें ताकि आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस तक पहुंच पाए, अपनी पूरी पोटेंशियल अपनी इफिशियंसी के साथ आप वहां तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, वहीं आप पूरी तैयारी के दौरान कॉन्फिडेंट रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए और अपनी सफलता के प्रति सकारात्मक रहिए। मठाधीशों से दूर रहिए, फालतू के यूट्यूब चैनलों से, फालतू के MCQ सेशन जो दिन भर चलते रहते हैं उनसे दूर रहिए, किताबों से और रणनीतिक तरीके से आप विधिवत तैयारी करते रहिए। आपका चयन 100% होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप इसी रणनीति को फॉलो कर लीजिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं आप 80+ का स्कोर डेफिनेटली करने वाले हैं। अगर आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करेंगे, पूरे 45 डे 8 से 9 घंटे आप तैयारी करेंगे, इन सभी चीज़ों को इस वे में पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन करेंगे और मुख्य परीक्षा को व्यवस्थित आपने एक बार पढ़ा है, इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्जाम में हो जाएगा। दोस्तों, हमने पेपर 1 की पूरी स्ट्रेटजी को यहाँ पर समझा। अगर आप चाहते हैं कि हम मुख्य परीक्षा की भी टॉपिक वाइज पेपर वाइज स्ट्रेटजी लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके प्रति काम करने के लिए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जॉब्स के बारे में और भी चीज़ें आप इमीडिएट जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, इसका रणनीति का जो पार्ट ए है, पार्ट 1 है आपका आगे की 5 यूनिट का, वह उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप विधिवत रूप से अपनी तैयारी करिएगा, आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेगा ही निकलेगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। पेपर देने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, अपने शुभ चिंतकों का आशीष अवश्य लें और पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप पेपर देने जाइए। अपनी तैयारी के साथ निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बिलीव योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें एंड गिव द बेस्ट, टेक द बेस्ट। आप अपना 100% दीजिए, ईश्वर और प्रकृति भी उनकी तरफ से आपको 100% देंगे। आप अगर मक्कारी करके 80% देंगे तो उधर से भी आपको 80% मिलेगा। आप 50% देंगे तो उधर से भी 50% मिलेगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया का जो न्यूटन का नियम है वो हमारे जीवन में, हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, गिव योर बेस्ट एंड टेक योर बेस्ट, बिलीव योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँच पाए, वो अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा पाए। धन्यवाद।